हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। आपको पता होगा जेनेटिक्स का एक बहुत ही सॉलिड टॉपिक है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये बात बेटा कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक क्वालिटेटिव, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो एक क्वालिटेटिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैसे डिसऑर्डर है बेटा? ये क्वालिटेटिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जाता है दैट शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज्ड। आरबीसी का शेप बदल जाता है। लेट मी टेल यू कि जब हम आरबीसी की बात करते हैं बेटा तो हम बोलते हैं कि आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का जो नॉर्मल शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। आप इसे इस तरीके से समझिए। और जब ये चेंज होता है सिकल सेल एनीमिया के केस में तो इस तरीके से नुकीला या ऐसे करके शेप चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम नॉर्मल आरबीसी जो कि ऐसा बाइकॉन्केव होती हैं, इन्हें हम नॉर्मली या तो सिकल शेप्ड में देखते हैं या तो कई बार ये और स्पाइनी टर्मिनी की तरह हो जाती हैं। तो अगर हम वेन्स और कैपिलरीज की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब कोई आरबीसी जिसके अंदर कोई भी कॉर्नर नहीं होता, सारे कॉर्नर स्मूथ होते हैं, तो इसका फ्लो ईजिली हो जाता है। बट अगर इसी कैपिलरी में हम ऐसी आरबीसीज को मूव होते देखें तो चूंकि इनके पास ऐसा स्पाइनी कॉर्नर्स होते हैं तो ये वेन्स और कैपिलरीज में फंस जाती हैं और यहाँ पर क्लम्प और क्लॉट फॉर्मेशन कॉज करती हैं कई बार। तो इस तरीके से आप इसके इम्पैक्ट्स को समझ सकते हैं। ये डिजीज़ जेनेटिकली अगर कॉज वाइज देखें तो होते क्यों हैं? सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसी है बेटा? ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जहाँ पर हम दो तीन बातों की चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है बेटा तो इसका मतलब है कि तीन तरीके के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। कैपिटल ए दैट इज होमो डोमिनेंट और ये इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए ये होता है दिस इज हेटेरो डोमिनेंट। ऐसा इंडिविजुअल कैरियर होता है जेनेटिकली, लेकिन ये नॉर्मल होता है फिनोटिपिकली। जो फिर आती है बात स्मॉल ए की, इन्हें हम अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कहते हैं बेटा। ध्यान रहे कि जब हम ऑटोसोमल डिजीजेस की बात करते हैं तो हम वहाँ मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं करते, ये दोनों ही तरह के सेक्सेस के लिए पॉसिबल होता है। ये डिजीज़ वैसे तो अगर हम इसे समझें तो ऐसे समझाई जाती है बेटा कि इस तरह की डिजीज़ दो वजहों से होती है। सबसे पहले होती है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है, यहाँ पर हम बोलते हैं, और ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन टाइप के जीन म्यूटेशन का ही एक टाइप होता है। सब्स्टिट्यूशन जो कि सब्स्टिट्यूशन भी जीन म्यूटेशन का एक टाइप है। यानी यहाँ पर जो एनटीए एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दें, नीट के एस्पिरेंट्स, कि आप इसे जीन म्यूटेशन भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी कह सकते हैं। ये इसी के टाइप का टाइप है, तब इस बात से आप इसे समझा पाएंगे। आपको एक बेसिस और समझाना था बेटा इस डिस्कशन से आगे बढ़ते हुए कि जब कोई इंडिविजुअल अपनी फीटस स्टेज में रहता है तब उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ा 2 बीटा 2, लेकिन जब वो बर्थ हो जाती है और वो एडल्ट स्टेज तक जाने लगता है तब हम इसके अंदर कॉम्बिनेशन जो हीमोग्लोबिन का है वो अल्फ़ा 2 बीटा 2 कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो जब किसी इंडिविजुअल में सिकल सेल एनीमिया के लिए म्यूटेशन होते हैं तो वो म्यूटेशंस इस तरीके से विजुअलाइज किए जाते हैं।
मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड ये है, ये नॉर्मल केस समझा रहा हूं, जबकि दूसरी तरफ मैं आपको समझा रहा हूं म्यूटेटेड केस, म्यूटेशन के बाद का केस। फिर वहां भी मैंने 2 डीएनए स्ट्रैंड बनाए। पहला डीएनए स्ट्रैंड जैसे कि अगर मैंने बोला 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसी तरीके से 5 टू 3, 3 टू 5। आप ये बात जानते होंगे कि जो 5 टू 3 वाला स्ट्रैंड होता है वो कहलाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर इस स्ट्रैंड पर जो 3 बेस थे वो GAG थे, तो उनके सामने यहाँ पर CTC था। जब ये चेंज हुआ तो ये GAG के बजाय GTG हो गया। चेंज पर ध्यान दीजिए, ये A वाला जो बेस यहाँ मार्क किया था वो अगले में जाकर के T बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बताया था ट्रांसवर्जन, वो A के प्लेस पर T के बनने के प्रोसेस को ही कहते हैं। अगर कहीं पर प्यूरिन की जगह पर पिरिमिडीन आ जाता है तो उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं, या तो पिरिमिडीन की जगह पर प्यूरिन आ जाता तो उसे भी ट्रांसवर्जन ही कहते बेटा। GAG से GTG हुआ तो CTC से ये आगे बढ़ के चला गया तो CAC हो गया। जब इस DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ये अगेन GAG ही बनता है। ये mRNA है, ये उसका 5 प्राइम है बेटा, ये उसका 3 प्राइम है। जबकि हम यहाँ जब बनाते हैं RNA तो यहाँ पर हम बनाते हैं कि ये G बना और A के सामने T नहीं आ सकता, RNA में U ही आएगा, तो ये GUG बन जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे कि आप ट्रांसलेशन के दौरान पढ़ चुके हैं, GAG जो कोड है वो ग्लूटामिक एसिड के लिए है, जबकि जो GUG कोड है ये वैलिन के लिए है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये ग्लूटामिक एसिड या वैलिन 6th अमीनो एसिड है, 6th अमीनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में जो छठा अमीनो एसिड है बेटा, वो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर जब वैलिन आ जाता है तब जाकर के हम इसे बाइकॉन्केव से सिकल शेप्ड बनते हुए देखते हैं। ऐसे इंडिविजुअल में इनके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे प्यूबर्टी डिले हो जाती है, कई सारे और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए जेनेटिक बैकग्राउंड के तौर पर ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर याद रखना है, क्वालिटेटिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर याद रखना है, म्यूटेशंस कैसे होते हैं ये याद रखना है, कॉम्बिनेशन में चेंज क्या होता है, 6th अमीनो एसिड याद रखना है, बीटा चेन याद रखनी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। टेक केयर बेटा।